जी, आज हम देखेंगे यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह क्या है, इसमें कौन सी खुराक खानी चाहिए, कौन सी खुराक नहीं लेनी चाहिए, हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। आज इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, मैं एक डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड बनता कैसे है, यूरिक एसिड की कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन का इख्तियार करता है, कौन सी ऐसी चीज़ खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, कौन सी ऐसी चीज़ खानी चाहिए जिससे ये कम हो और इसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं और किस तरह ठीक कर सकते हैं। आज इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यूरिक एसिड है क्या चीज़। बेसिकली हमारे जिस्म में एक प्यूरिन कंपाउंड है जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, वो ब्रेक डाउन होके यूरिक एसिड की शक्ल इख्तियार करता है। ये कुदरती निज़ाम है, वो आटो पे बनता है हमारे जिस्म के अंदर और वो किडनी के थ्रू हमारे जिस्म से निकल जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू ये काम चल रहा होता है। अब ये मसला आता कहाँ पे है, इसमें दो कॉम्प्लिकेशन होती हैं। या तो पीछे उसकी जो प्यूरिन कंपाउंड है उसकी जो मेटाबॉलिज्म हो के उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है, कि वो प्रोड्यूस ज़्यादा होना शुरू हो जाता है जितनी नॉर्मल रूटीन से। या दूसरे स्टेप पे उसमें ये होता है कि उसका किडनी के थ्रू उसकी जो एक्सक्रीशन है, जो उसका बाहर निकलने का निज़ाम है, वो स्लो हो जाता है। ये दो मेजर इम्पैक्ट होते हैं जो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह बनते हैं। एक तो इसमें ये प्यूरिन कंपाउंड है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है, और एक है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। अगर फ्रुक्टोज की मिकदार हमारे जिस्म में बढ़ती है तो उससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। अब इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। सबसे पहले ये गाउट, ये जोड़ों घुटनों में सोजिश, दर्द, जॉइंट्स की मूवमेंट में जो है मुश्किल, ये सारी चीज़ें होती हैं। हमें यूरिक एसिड जो है इसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से हमारी किडनी स्टोन जो है वो बनती है। इसकी वजह से डिफ़िकल्टीज़ होती है, हमारी रेडनेस होना जाती है, हमारी स्वेलिंग होती है जॉइंट्स पेन में, और टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस इसकी वजह से ज़्यादा होते हैं। ये इसके मेजर सिम्टम्स हैं। अब इसके ज़रिए हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी डाइट है जो प्यूरिन्स की जो प्यूरिन कंपाउंड है उसको बढ़ाती है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें मीट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो प्यूरिन की मिकदार को बढ़ाता है। गुर्दे, कलेजी, पोटे, कपूरे और फेफड़े जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बहुत जल्दी इसको बढ़ाते हैं प्यूरिन की मिकदार को, ये चीज़ें हैं। और सब्जियों में पालक है, बंद गोभी है, मटर है, लोबिया है, ये चीज़ें इसको प्यूरिन की मिकदार को बढ़ाती हैं। जब प्यूरिन की मिकदार बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो उससे हमारा यूरिक एसिड के बनने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि फ्रुक्टोज है क्या। बेसिकली फ्रुक्टोज चीनी का एक मेजर पार्ट है। जो लोग चीनी ज़्यादा खाते हैं, स्वीट ज़्यादा लेते हैं, उनमें फ्रुक्टोज की मिकदार भी ज़्यादा हो जाती है। उससे क्या होता है, जितनी भी बेकरीज़ की आइटम है, अब ये फ्रुक्टोज किस में ज़्यादा पाया जाता है, जितनी बेकरीज़ की आइटम है, चॉकलेट है, बिस्किट्स है, कैंडी है, केक रस है, ये जो मशरूबात हैं, जो जितने भी बेकरीज़ के बने हुए, इनमें फ्रुक्टोज की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिससे हमारा जो यूरिक एसिड का जो निज़ाम है वो बढ़ जाता है। उससे हमारी ये सारी सिम्टम्स होने के चांसेस होते हैं। अब हमें इसके मतलब आम रूटीन में ये कि कितनी इसकी मिकदार होती है, अब इसके ऊपर मैं डिटेल से आपको बताता हूँ कि जो मेल के अंदर इसकी जो नॉर्मल मिकदार है वो 2.5 से लेके 7 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। और फीमेल में जो है ये 15 से लेके 6.0 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होती है।
अब इसमें होता क्या है कि अगर खुदा न खास्ता बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं कि जिनका ये अब मेल का 7 तक नॉर्मल है, अगर किसी का 7 से ऊपर भी चला जाता है तो उनको जॉइंट्स पेन नहीं होती, उनको कोई ऐसा मसला नहीं बनता है कि जो उनकी स्वेलिंग और एड़ियों में दर्द और पाँव में स्वेलिंग ये मसला होना शुरू हो जाए। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका 5 तक भी जाता है तो उससे वो उनको पेन होना, स्वेलिंग और ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। बेसिकली होता ये इसलिए है कि हमारे हर बंदे की इम्यूनिटी, हर बंदे का जो अंदर का निज़ाम है वो डिफरेंट होता है। अगर 5 बंदे बैठे हैं तो 5 का निज़ाम एक तरह का नहीं होगा, किसी की इम्यूनिटी ज़्यादा होगी, किसी की इम्यूनिटी कम होगी, और किसी में मसल वीकनेस ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, किसी में ये खिंचाव ज़्यादा होगी। क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब तक हम अपनी डाइट पे फोकस नहीं ना करेंगे, हम डाइट ले क्या रहे हैं, उसकी वजह से ये बहुत सारी हमारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। जिसके अंदर इम्यूनिटी कम है उसमें ये थोड़ी सी भी खिंचाव आती है तो उसके अंदर वेन्स जो हैं, क्योंकि यूरिक एसिड क्या करती है, हमारे खून को गाढ़ा करती है, जब जो वेन्स हैं वो तंग होना शुरू हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उससे फिर उसकी जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि जिनका यूरिक एसिड बढ़ता है वो दालें ना लें, राइस का इस्तेमाल कम करें, वो मसूर की दाल ले सकते हैं किसी हद तक, मीट बिल्कुल उनका बंद है। अब उसमें क्या चीज़ है, एप्पल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दलिया का इस्तेमाल जितना मर्जी कर सकते हैं, आपका इसमें कोई इशू नहीं है। 8 गिलास पर डे अगर आप लेते हैं और ये बाकी जो चीज़ें मैंने बताई इसका इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी हद तक ये बेहतर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे होती है। इसकी मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमने मॉर्निंग में चिया सीड्स और पम्पकिन सीड्स जो हैं ये हमने हाफ स्पून जो है आपने रात को पानी में भिगो देना है, और सुबह को आपने इस जो है ग्राइंड करके आपने इसका जो नीम गर्म पानी है उसमें हनी डाल के आपने इसका इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। आपने नीम गर्म पानी में लेमन और हनी ये आपने मॉर्निंग में लेना है। इसके इस्तेमाल से भी आपका जो यूरिक एसिड है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएगा। और जिंजर टी आपने वो इस्तेमाल करनी है जिससे आपका जो यूरिक एसिड है ये भी इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। रात को आपने अंजीर को भिगो के रख देना है और सुबह निहार आपने लेना है। इससे भी आपका जो यूरिक एसिड का मसला है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। इन सारी चीज़ों से अगर तो आपकी कॉम्प्लिकेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती तो दी वेल, नहीं तो हमें इसके प्रॉपर आगे डायग्नोज करने की ज़रूरत होती है। इसके साथ हमें बाकी लिपिड प्रोफाइल और बाकी चीज़ों के भी टेस्ट की ज़रूरत होती है। उसके लिए फिर हमें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करवाना होता है कि ये मसला आगे जो इसको अच्छी तरीके से इसको हम सेटल कर सकें। अब इसमें आपको मैंने डिटेल से बताया कि यूरिक एसिड होता क्या है, ये किस वजह से बनता है, इसमें कौन सी डाइट है वो हम ले सकते हैं, कौन सी डाइट हम नहीं ले सकते, किस डाइट से ये मसला हमारा बढ़ता है, किससे कंट्रोल होता है, हम इसको मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर हमने आज डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो के मतलब आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि मेरे बहन भाइयों आप जहाँ पे भी हो खैरियत से हो, कि इस वीडियो का मकसद ये है कि ये किसी एक बंदे का भी 1% अगर हेल्प कर देती है तो हमारे लिए सदका जारिया है। हमें दुआ में याद रखिए। आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।